तुम भाई करंट, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल है ना, ये दो फेस में है। आज का बैच डॉट 9:35 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें सारे जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले विद एक्सप्लेनेशन दिखा दूंगा। ठीक, फिर इसके बाद तुम अपनी अपनी प्रॉब्लम भेज देना सारी व्हाट्सएप पे, जो जिसको पूछी सब भेज देना। और कल जो है वो जब पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी जितने बजे बैच खत्म कर लेंगे। समझ गए ना, सिंपल बात है। तो ज्यादा दिन खींचने का मेरा कोई मन नहीं है। जिसको जो प्रॉब्लम पूछनी हो वो सारी भेज देना। ठीक है, लेकिन कल, और आज भेजने से कोई फायदा होगा नहीं, है ना, कल भेज देना, साथ के साथ सारी करके खत्म कर देंगे एक साथ। अब आ जाओ तुम बिल्कुल बेसिक से, ये मानते हुए कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं आता तुम्हें, तो क्या करेंगे। और प्लीज उतार लेना, क्योंकि इसके बाद मेरा भी बूता नहीं है और तुम भी थक चुके होगे, समझ गए ना। अब बार बार थोड़ा होता रहेगा हर काम। और ऑब्वियसली कोई सीबीएसई वाले बच्चों को ही बोला हुआ तो उनका कुछ कट पिट गया हो तो भी कोई बात नहीं, आगे जब बड़े हो जाओगे तो ये सारी फॉर्मूले वगैरह सब काम में आने वाले हैं। इसलिए मैं जितना लिखा रहा हूँ सारा लिख लो, प्रॉब्लम कल बैच में होंगी तो देख लेना आराम से, लिखो भाई। इससे ज़्यादा इंतजार करने का हमारा बूता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से काम है। सबसे पहले होता है चार्ज, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते चलना, मैं 2-3 बार बोलूंगा, इतने में तो सुन पाओगे। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ऐसा यूनिट जरूर लिख लेना, ऐसा यूनिट इज कूलॉम। एंड चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का नंबर कम है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा यूज हुए हैं, मोर इलेक्ट्रॉन है, तो फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरी बात होता है क्यू। जो क्यू है ये n इंटू ई के बराबर होता है। इसमें जो n है ये तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस और मोर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस और मोर, कम या ज्यादा कुछ भी हो वो आएंगे इसमें। देन ई, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे सबसे छोटा चार्ज दुनिया में जो आ सकता है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। दुनिया के सारे चार्ज, चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होते हैं, इंटीजर मल्टीपल होता है हर एक, है ना। दुनिया में जितने भी चार्ज हैं, ईच एंड एवरी चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके छोटा चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो लीस्ट पॉसिबल चार्ज जो दुनिया में है वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, ये सबसे छोटा चार्ज है दुनिया का। ठीक, पूरे संसार में जितने भी चार्ज हमें मिलेंगे वो सब इसके इंटीजर मल्टीपल होंगे। इसका क्या मतलब होता है, 2, 5, 6, इन सब का मल्टीपल होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो समझ लो बेवकूफ बना रहा है कोई तुम्हें। ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। ठीक है, केवल इंटीजर मल्टीपल होते हैं, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बात आती है करंट। जो करंट है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो का मतलब टाइम से डिवाइड करना, तो Q अपॉन T होता है। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, इसकी कूलम और इसकी टाइम होती है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। या हम कह सकते हैं करंट का दूसरा फॉर्मूला वो NE अपॉन टी भी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज क्या होता है उसका आंसर। फिर चार्ज क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है उसका आंसर, है ना। तो चार्ज इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। लीस्ट पॉसिबल चार्ज वो ये होता है। ये सब एक एक नंबर में भी पूछ लेते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक, इतनी बात है तो ये हुई। फिर दूसरा लिखो, ये तो करंट के बारे में हो गई सारी बातें। सेकंड होता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मीनिंग ये है पोटेंशियल का कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दी पॉजिटिव, और इसके आसपास में यहाँ पे एक पॉइंट पी है।
हम इस पे पोटेंशियल जानना चाहते हैं कितना है, तो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, है ना। ये डेफिनेशन 9th में भी थी, 10th में भी है और 12th में भी होगी। वो कैसे रटोगे तुम्हारा काम। तो हम करते क्या है, एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है। अच्छा, अब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला तो क्यू ले आएंगे, तो ऐसे लिख देते हैं, क्यू चार्ज लाए तो वर्क हो गया डब्लू, तो वन चार्ज पे कितना होगा, डब्लू अपॉन क्यू। यही पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिख लो, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल्स टू डब्लू द वर्क अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो दो पॉइंटों के बीच में होता है ना, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये वर्क है, वर्क की यूनिट हमेशा जूल होती है, और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। ठीक, तो Q चार्ज लाने के लिए W वर्क होता है, वन के लिए इतना होगा। ये पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, उनका नंबर कल आएगा, पहले सब चीजें समझा दूं, नहीं तो फिर ऊपर से निकली गई चीजें। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है तो ऐसे लिख देना, वी ए माइनस बी बी, या 1 और 2 ले सकते हो। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, डेल वी बोल सकते हो उसको। ये होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। इसके लिए वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वी इंटू क्यू। अब जैसे मान लो ये छोटा क्वेश्चन आ गया, लिख लो एक क्वेश्चन, find the amount of work done, find the amount of work done in taking an electron from A to B potential at B is 20 volt and at A is 5 volt। मतलब A पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, B पे 20 वोल्ट है। हमें इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है कहां से, A से B तक। कितना वर्क होगा ये मालूम करना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। फटाफट कॉपी पे कर लो अपनी। आंसर लिखा है बच्चे ने, क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन में तो बेटा यही लिख लो फिर दोबारा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल एट ए 5 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी 15 वोल्ट। अब तरीका समझ लो, डेल वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि वर्क होता है क्यू इंटू डेल वी। ये फॉर्मूला होता है। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एंड डेल वी कितना है, 15 है। बस ये आंसर हो गया जूल में, है ना। या ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो इतना आएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकालना है तो इतना आएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू, ये लिख भी लेना, अभी शायद लास्ट पे भी बताया था कभी, चैप्टर 1 2 3 में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां बताया था। तो लिखना चाहो तो लिख लो दोबारा से, या लिख देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है इसके इक्वल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये होता है। ठीक है, तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ये आंसर हो गया। फिर देखो रेजिस्टेंस के बारे में सारी डिटेल, मतलब हमारा एम होता है उस लो पे पहुंचना। अभी हमें करंट पता चल गया, अभी हमें वोल्टेज पता चल गया, अब हम बात करना चाहते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस में लिख लो, ये मान लो कोई वायर दिया हुआ है, और इसका हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो आर इज इक्वल टू होता है रो
रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है इनटू लेंथ एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फॉर्मूला। ठीक, इसमें ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये वाला पार्ट, और लेंथ ऑब्वियसली ये होगी, ये लेंथ होती है। और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। एक ऑन लेंथ, प्रोपोर्शनल टू होता है, मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, लेस लेंथ लेस रेजिस्टेंस। दूसरा होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। थिक वायर, ये लिख लेना ध्यान से, थिक वायर लेस रेजिस्टेंस, जितना मोटा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। थिन वायर मोर रेजिस्टेंस, जैसे उन्होंने मान लो डायग्राम में ऐसे 2 रेजिस्टेंस बना दिए, एक ये है और एक ऐसे बना दिया, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस R1 दिया है, इसका R2 दिया है। अब वो पूछ लेंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना? तो रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्स रिलेशन में, यानी कि जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। थिन वायर, पतला तार ज्यादा रेजिस्टेंस, मोटा तार कम रेजिस्टेंस। तीसरा वेक्टर होता है डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज मटेरियल। मटेरियल का क्या मतलब हुआ? कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है ना? हर एक मटेरियल की अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जितना कम होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। जैसे सिल्वर है, सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू लीस्ट है, सबसे कम, तो सिल्वर का रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगा। चाहो तो एक जगह नोट कर लेना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। और सुपर कंडक्टर जो होता है ना, ये भी एक नंबर में कई बार आ जाता है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस हो जाए, ऐसा एक कंडक्टर जिसका की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए, हो ही नहीं कोई। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम ऐसा हो सकता है, पॉसिबल होता है ना? जैसे मरकरी का एग्जाम्पल है, मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है, लेकिन टेम्परेचर ये होना चाहिए 4.2 केल्विन, ये सबसे बड़ी आफत है, ठीक है। यदि इतना टेम्परेचर होता है तो जो मरकरी होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस जीरो होगा सुपर कंडक्टर हो गया, लेकिन मरकरी एग्जाम्पल है बट टेम्परेचर ये होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? 4.2 केल्विन का मतलब बहुत ही मुश्किल काम है, नियरली ऐसे मान लो -270 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया। -270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अचीव करना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो सुपर कंडक्टर बनाना बहुत खर्चीला है। ऐसे समझ के चलो कि जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है ये -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम कर जाता है ना? इसकी कॉस्ट जो होती है 10-12 हज़ार रुपये होती है। लेकिन जो आइसक्रीम जमाने वाले रेफ्रिजरेटर होते हैं वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं, तो कॉस्ट कम से कम 3-4 गुनी बढ़ जाती है ना? इतना फर्क होता है। अभी तो -40 की बात चल रही है, हम कर रहे हैं -270 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के तो बस की बात नहीं है। कोई फंडिंग होती है तब फिर सुपर कंडक्टर बनती है, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर क्या होता है उसकी बात थी। फिर आगे लिखो भैया, क्वेश्चन पढ़ने का कोई मूड नहीं है आज, आज कोई मन नहीं है क्वेश्चन पढ़ने का। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब होता है उसको करंट को कोई रोकेगा नहीं, करंट फ्लो करती चली जाएगी, है ना? उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। करंट जीरो नहीं होगी, करंट तो फ्लो ही करेगी, जितनी एक एंड से एंटर करेगी, कितनी भी पास करा लो, एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, जब करंट पास करती है तो एनर्जी का लॉस होता है। फिर इसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये है, V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ग्राफ जो होता है ओम्स लॉ का वो स्ट्रेट लाइन होता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन, ये ओम्स लॉ होता है।
ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए, नॉन ओमिक कंडक्टर में ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, कर्व ग्राफ आता है, नॉन ओमिक हो गया। और एक जगह लिख लेना, ये न्यूमेरिकल में काम में आता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, मतलब क्या हुआ, ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आई, ये v और ये आई, तो इसी को स्लोप बोलते हैं। और v अपॉन आई क्या होगा, ये r के बराबर होगा। तो लिख लो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इज द रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है। और इस तरह की चीज जरूर समझ लेना, है ना, ये भी न्यूमेरिकल के पार्ट मान लो। जैसे ऐसे दे दिया हमने, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ ऐसे, ये उसने कह दिया T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये वी आई ग्राफ है। अब तुम पहले ये सोचो कि रेजिस्टेंस, है ना, किसका ज्यादा किसका कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल ये R2 है और ये R1 है, तो R2 बड़ा होगा किससे, R1 से, ठीक है। और रेजिस्टेंस तब ज्यादा होता है जब टेम्परेचर ज्यादा हो, मोर इज द टेम्परेचर मोर इज द रेजिस्टेंस, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन केस ऑफ मेटल लिख लो, इन केस ऑफ मेटल्स if temperature is more then resistance is also more। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू बड़ी होगी R1 से, इसका मतलब हो गया T2 की वैल्यू बड़ी होगी T1 से, ये बड़े टेम्परेचर पे या छोटे टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद यदि मान लो कोई एक सेल लगा हुआ हो, ये लिया रेजिस्टेंस R, और ये बैटरी है कोई EMF E, और यहां इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R है, ठीक। ये है तो आमने सामने, लेकिन इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, थ्रू आउट द सर्किट करंट एक जैसा है, ठीक है। तो इसके लिए आई निकालने के लिए अब एकलौता फॉर्मूला काम करेगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो मान लो मैं करंट निकालना है, तो करंट हो जाएगा टोटल कितना वोल्टेज अप्लाइड है, वो हो गया E, एंड द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एक ही तरह का करंट है, सेम करंट, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में होंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाती है, R प्लस R हो जाएगा। ये करंट निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, करंट निकालने का तरीका। अब करंट इसमें से कितना जा रहा है, I, इसमें से कितना जाएगा, I, यहां से भी I, यहां से भी I जाएगा। तो पहली चीज करंट कैसे निकालते हैं, इसका आंसर हो गया। अब लिखो, ये इंटरनल R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, लिख लो R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल, सेल के इंटरनल पार्ट की वजह से है, मतलब ये सेल पूरा इस तरह मान लो ऐसे डिब्बे में बंद है ऐसे, और ये इसके टर्मिनल्स होते हैं, ये टर्मिनल, ठीक है। और ये कनेक्शन वायर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराते, केवल रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप कराता है। तो इसको बोलते हैं, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल होगा इसको बोलते हैं V, ये लिखना पड़ेगा बेटा, इन तो भूल जाओगे सब। V का नाम है टर्मिनल वोल्टेज, V को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल का मतलब ये टर्मिनल है, एक टर्मिनल एक टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो V होता है टर्मिनल वोल्टेज, R इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट की वैल्यू ये निकल आई। अब लिखो पहली चीज, पोटेंशियल ड्रॉप
इन सेल, सेल के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लिखना है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब ये खत्म हो गया, बेकार हो गया। हम क्यों चाहेंगे कि सेल के अंदर पोटेंशियल काम आए? एनर्जी की वेस्टेज है, तो हम तो चाहते नहीं है कि इसमें कोई पोटेंशियल का ड्रॉप हो, लेकिन ये अंदर रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल को कंज्यूम कर लेता है। वो कितना? इकलौता ये फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। कितना करंट है? I। कितना रेजिस्टेंस है? स्मॉल r। ये बहुत आता है एग्जाम में, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल, आंसर I इंटू आर हो गया। फिर लिखो टर्मिनल वोल्टेज, V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो कितना करंट है ये I, और कितना रेजिस्टेंस है बाहर वाला। एक फॉर्मूला तो ये होता है, द टर्मिनल वोल्टेज इज I इंटू आर। एक और काम हो सकता है, वो ये है, ईएमएफ ये दो टुकड़ों में टूट गया। एक तो टर्मिनल वोल्टेज, ये बाहर जो है, मतलब पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर करो कि जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की, तो जो 5 वोल्ट की बैटरी होती है ये सबको पोटेंशियल देती है। इसको इसको मान लो 3 रेजिस्टेंस है, तो मान लो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2, तो इसमें 1 बचेगा। मतलब ये 5 वोल्ट हर एक में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2 + 2 + 1, 5 आ गया। और मान लो ऐसा हो कि 5 वोल्ट की बैटरी है और अंदर भी रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट खत्म हो गया, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो इस केस में है तो वही सम 2 + 2 + 1, लेकिन 1 तो हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। और टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा 2 + 2, 4 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज होगा, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो काम आसान हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाहर है ये टर्मिनल वोल्टेज, इसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना है? 1 + 2 + 2, 5। पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं E की वैल्यू दो किस्म के बराबर होगी, एक तो V + IR, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो जाता है V = E - IR। ये भी फॉर्मूला है, दोनों एक ही चीज के, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। जैसे ऐसे यदि है बना हुआ है 1 2 3, यहां से करंट गया, ये भी इतने हुआ, ये भी इतने हुआ, ये भी इतना हुआ, इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R, मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3, सो R इक्वल्स टू होगा R1 + R2 + R3, ठीक है। इन तीनों का सम आ जाएगा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं ऐसे ही हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ये भी कहलाएगा। ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये A B पॉइंट है, ये R1 R2 R3 है, दिस ऑल्सो नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। काम क्या हुआ? यहां से करंट गया, फिर यहां चले गया, फिर यहां चले गया, फिर यहां। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू नहीं बदलती है। आंसर ये होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस। फिर आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा कि ऐसे एक, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा है। यहां पे करंट बढ़ जाता है, ये मान लो I था, तो इसमें करंट जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा I3। द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये लगता है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ऑब्वियसली ये जो मैं काम कराया तुम्हें, ये सारा इसलिए कराया कि तुम्हें ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो कल मेरा सारा टाइम वैसे ही खर्च हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे करा दिए। पावर के फॉर्मूला की कोई चिंता है नहीं, उसके तुम्हें कल हो भी जाते हैं, वो कल बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले करीब करीब थे। एक मिनट रुकना, भी जाओ मत, पावर के भी लिखवा ही दूंगा सर। अभी तक हमने इतना काम किया है।
ठीक, यहाँ से बात शुरू हुई थी, जो देर से आए थे वो चाहो तो फोटो खींचते जाना। ये सारी डिटेल बता रही थी अबाउट द करंट, ऑल डिटेल। ठीक, फिर हमने आगे बात की, ये सारी बात जो थी ये पोटेंशियल के लिए थी, ये पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था। फिर रेजिस्टेंस के बारे में, फिर V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला, फिर ग्राफ से कैसे कंपेरिजन होता है इसका आंसर, फिर सेल के बारे में सारी बातें, फिर ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और थोड़े से फॉर्मूले जो हीट वाले के हैं उसके और लिख लो, लिख लो। चीजें वहीं से आएंगी, कोई नया काम नहीं होने वाला। पहला फॉर्मूला था वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन क्यू, यही एनर्जी होती है। ठीक है, इसको एनर्जी बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा हीट एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, क्यू का फॉर्मूला लिखवा दिया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये सब आज ही लिखवाए। तो क्यू क्या हुआ, I इंटू टी, तो I इंटू टी इंटू वी। सुंदर लगने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हीट प्रोडक्शन या हीट एनर्जी प्रोड्यूस या वर्क डन इज वी आई टी, ये फॉर्मूला बन गया। बट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है बेसिकली वर्क अपॉन टाइम, तो ये वर्क है अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी अपॉन टी, तो टी से टी कट गया, तो ये फॉर्मूला बन गया पावर इज इक्वल टू वी आई। एक सेट तो ये हो गया फॉर्मूले का। अब मान लो हमें रिप्लेसमेंट करना है किसका, V का, तो V का फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ के हिसाब से, I इंटू आर, तो ये दूसरा सेट आ जाएगा H इज इक्वल टू I इंटू आई स्क्वायर आर टी, या हम कह सकते हैं H की जगह पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये उतार लेना, सारे फॉर्मूले काम के, टी हटा देते हैं तो पावर बन जाता है। तीसरा काम, हम मान लो इसी से है ना आई की वैल्यू निकाल देते, आई क्या होता V अपॉन आर, यहां पुट कर देते तो फॉर्मूला ये बनता V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और ये हटा देते तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे तरह के फॉर्मूले आज लिखवा रही है, यही वादा किया था तुमसे, है ना, एक आधे घंटे में सारी पहले फॉर्मूले की सब समझ हो गई। अब कल का काम तुम बड़े ध्यान से समझ लो, एक तो टाइम से आना, मैं तो डॉट 9:03 पे शुरू करता हूँ, है ना, टाइम से आना तुम्हारा काम है। ये क्वेश्चन कल भेजने तुम्हें, कोशिश करना कि 15 मिनट पहले ही भेजना, ज़्यादा पहले भेजने से वो दब जाते हैं, कल नए बच्चों के बहुत मैसेज भी होते हैं, ठीक है ना, तो दब जाएंगे। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन भेजते जाओगे मैं करता जाऊँगा, अपनी बुक के ही पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि बोर्ड के जितने भी आए बुक के ही हैं, तो बुक के भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उठा तो बाहर ही होंगे, उधर से खोल देना है। तुम भाई लोगों ज्यादातर काम करा दिया, ठीक है ना, अब बचे हुए जितनी भी चीजें उनका नंबर आ जाएगा कल, ठीक है, और क्वेश्चन भेज देना, फिर बाद में कोई शिकायत सुनने का कोई मौका नहीं है, बाद में कुछ नहीं सुनूंगा, चाहे भले एक से ज्यादा लग जाएंगे तब भी करा दूंगा। और तुम भाई लोगों बहुत सारों की फीस फिर नहीं है, वो ले आना ध्यान से, है ना, ग्रेजुएशन भी कराऊंगा लेकिन फीस भी देना भाई। हाँ सर।